हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें सीरीज के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। खंड आ अति लघुत्तरीय प्रश्न। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। काव्य हेतु क्या है? देखिए, काव्य हेतु आप इस शब्द को देखकर समझ रहे हैं, काव्य और हेतु ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है काव्य और दूसरा है हेतु। काव्य जिसका अर्थ होता है कविता, काव्य का अर्थ होता है कविता, और हेतु का अर्थ होता है कारण। ठीक है फ्रेंड्स, काव्य और हेतु दो शब्दों से मिल करके बना है काव्य हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ हुआ कविता और हेतु का अर्थ हुआ कारण। अगर काव्य हेतु इन दोनों शब्दों को मिलाकर इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? इसका अर्थ होगा काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य की उत्पत्ति का कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य एवं हेतु। काव्य हेतु जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य एवं हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन। काव्य प्रणयन का मतलब होता है फ्रेंड्स काव्य को लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारक या कारण काव्यम हेतु काव्य हेतु कहलाता है। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना, यानी कि जो कवि होते हैं वो काव्य की रचना करते हैं, उनके मन में जो काव्य लिखने के लिए सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वही इसमें बताया गया है। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन यानी काव्य को लिखने की क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला जो कारक या कारण होता है, उसे काव्य हेतु कहा जाता है या काव्य हेतु कहलाता है। ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो काव्य रचना करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जो काव्य को लिखने की क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं, यानी कि काव्य को लिखने में सक्षम बनाते हैं। इन्हें ही साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में काव्य कार्य है एवं हेतु कारण है। देखिए, जैसे कि भी आपने पढ़ा, काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। लेकिन यहाँ पे बताया गया है अन्य शब्दों में काव्य का अर्थ यहाँ पे बदल गया है। यहाँ पे काव्य का अर्थ कविता ना हो करके यहाँ पे कार्य हो गया है, एवं हेतु का कारण ही होता है। जिसका आगे देखिए, जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है। जिस प्रकार से जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से, यानी कि बहुत ही पुराने समय से ऐसा विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि के स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। देखिएगा, बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय ने बताया है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि को काव्य रचना में सहायक होते हैं।
यानी कवि जो काव्य रचना करते हैं उनमें सहायक होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र स्पष्ट देखिए। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है काव्य एवं हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन, काव्य की रचना करना या फिर काव्य को लिखना, काव्य प्रणयन, काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारक या कारण काव्य हेतु कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में काव्य की रचना करना या काव्य को लिखने की क्षमता या सामर्थ्य जो उत्पन्न हो जाती है, जो लिखने की जो क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारक होता है या जो कारण होता है, वो काव्य हेतु कहलाता है। ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं, यानी काव्य को लिखने में सक्षम बनाते हैं। इन्हीं साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में बात की जाए तो अन्य शब्दों में काव्य कार्य है एवं हेतु कारण है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, यानी जिस प्रकार से हमारे जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में बहुत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार से काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। देखिएगा, बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय ने बताया है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। बाबू गुलाब राय ने क्या बताया है फ्रेंड्स? बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। अलंकार की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आपको बता दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार क्या होता है? अलंकार की परिभाषा क्या है? देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सजावट आदि। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सजावट आदि। अगर बात की जाए साहित्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो देखिएगा, आपको बता दूं, साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे इसमें क्या दिया गया है। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकार शब्द अलम ओंकार के योग से बना है। अलंकार शब्द अलम ओंकार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। अलंकार शब्द जो है अलम ओंकार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। फिर से देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सजावट आदि। साहित्य शास्त्र की बात की जाए तो साहित्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। किस लिए होता है फिर? साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकार शब्द अलम ओंकार के योग से बना है। अलंकार शब्द जो है अलम ओंकार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। ठीक है, आगे देखिए, इसकी व्युत्पत्ति जो है 2 प्रकार से की जाती है। पहला है अलंकरोतीति अलंकारा और दूसरा है अलंकृते अनेनेते अलंकारा। पहला है अलंकरोतीति अलंकारा, जिसका अर्थ होता है जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। पहला क्या है? पहला है अलंकरोतीति अलंकारा, जिसका अर्थ होता है जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। दूसरा है अलंक्रियते अनेनेते अलंकारा। दूसरा है अलंक्रियते अनेनेते अलंकारा, जिसका अर्थ होता है अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो। जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है,
जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है या बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाएगा तो उसके सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होगी। आगे देखिए, आचार्य भामा के अनुसार वक्रा अभिधेय शब्दों रीति रिष्ठा वाचामलंकृति। आचार्य भामा के अनुसार बताया गया है वक्रा अभिधेय शब्दोक्ति रिष्ठा वाचामलंकृति, जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति को अलंकार कहते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है, शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति को अलंकार कहते हैं। आगे देखिए, रुद्रण के अनुसार अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकारा। अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकारा अर्थात कथन की विशेष पद्धतियाँ ही अलंकार है। कथन की विशेष पद्धतियाँ ही अलंकार है। फिर से एक बार देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अलंकार की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, अलंकार क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सजावट आदि। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। पहला है अलंकरोतीति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। दूसरा है अलंक्रियते अनेनेत्य अलंकार। अर्थात जिसका अर्थ हुआ जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, यानी व्यक्ति की शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। उसी प्रकार से काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो काव्य का सौंदर्य ही बढ़ जाता है। आगे देखिए, आचार्य भामा के अनुसार आचार्य भामा ने बताया है वक्रा अभिधेय शब्दोक्ति रिष्ठा वाचामलंकृति, जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति को अलंकार कहते हैं। रुद्रण के अनुसार अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकारा, जिसका अर्थ होता है कथन की विशेष पद्धतियाँ ही अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है उभयालंकार। याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अलंकार के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर से एक बार देखिएगा, अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम, एक हो गया आपका अनुप्रास और दूसरा आपका हो गया यमक। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए पूछ रहा है। एक अनुप्रास लिख दीजिएगा, दूसरा है, लेकिन इसमें 4 दिया गया है। क्या पता आपके एग्जाम में 4 पूछ ली जाए। किन्हीं 4 शब्दालंकारों के नाम लिखिए, तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा। किन्हीं 4 शब्दालंकारों के नाम पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे अनुप्रास, यमक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परवारो उर्वशी सुनु राधिके सजान, तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान। यमक अलंकार का कोई उदाहरण देखिएगा। तो परवारो उर्वशी
सुन राधिके सजान तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन है। ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग अपने माइंड में तुरंत सेट कर लीजिएगा। आचार्य संप्रदाय के समर्थक जो है आचार्य भामा, जयदेव और आचार्य केशव है। अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप एग्जाम में पूछा जाएगा। आचार्य संप्रदाय के समर्थक कौन है, आचार्य भामा, जयदेव और आचार्य केशव। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिएगा, आचार्य संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, जयदेव, आचार्य केशव आदि हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम। ये फिर से रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, आप फिर से देख लीजिए आपको याद हो गया है या फिर नहीं, रिवीजन कर लीजिए। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम। अनुप्रास एवं अगर 4 पूछा जाएगा, अनुप्रास एवं श्लेष वक्रोक्ति रीडेंटी। क्वेश्चन नंबर 8, यमक अलंकार का कोई उदाहरण। यमक अलंकार का उदाहरण है तो परवारो उर्वशी, सुनु राधिके सजान तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे। देखिए आपको याद है या फिर आचार्य भामा, जयदेव और आचार्य केशव आदि थे। आचार्य संप्रदाय के समर्थक कौन थे, आचार्य संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, जयदेव और आचार्य केशव आदि थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वक्रोक्त के कितने भेद हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। वक्रोक्त के कितने भेद हैं, वक्रोक्त के 6 भेद हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठा है प्रबंध वक्रता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिएगा। वक्रोक्त के कितने भेद हैं, वक्रोक्त के 6 भेद हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठा है प्रबंध वक्रता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। देखिएगा, इलियट के अनुसार व्यक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है। इलियट के अनुसार व्यक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते हैं। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते हैं, अतः उनका तर्क है कि माध्यम अर्थात कवि व्यक्तिगत भाव को अभिव्यक्त करे तो कला नहीं है। उनका तर्क है कि माध्यम अर्थात कवि व्यक्तिगत भाव को अभिव्यक्त करे तो कला नहीं है, व्यक्तिकता से पलायन कला है। सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है, व्यक्तिकता रह ही नहीं जाती है। फिर से देखते हैं, इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इलियट के अनुसार व्यक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है, अतः उस पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते हैं, अतः उनका तर्क है कि माध्यम अर्थात कवि व्यक्तिगत भाव को अभिव्यक्त करे तो कला नहीं है, व्यक्तिकता से पलायन कला है। सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है, व्यक्तिकता रह ही नहीं जाती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ध्वनि के जो है 2 प्रकार होते हैं, स्थूल रूप से ध्वनि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एब्धामूला, दूसरा है लक्षणामूला। पहला है एब्धामूला, दूसरा है लक्षणामूला। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत। पहला है अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है विरेचन सिद्धांत। अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत इस प्रकार से हैं, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, आई.ए. रिचर्ड्स की 3 ग्रंथियों के नाम। आई.ए. रिचर्ड्स की 3 ग्रंथियाँ इस प्रकार से, दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स सन 1922, दूसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग सन 1923, तीसरा है द पीपुल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सन 1924। ठीक है, बस ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, दृढ़ता मूलक, लक्षण मूलक। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु के काव्य संबंधी जो सिद्धांत, पहला है अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है विवेचन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, आइए रिचर्ड्स की 3 ग्रंथियाँ, पहला दी फाउंडेशन ऑफ पीस बेटिक्स सन 1922 ईस्वी, दूसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग सन 1923 ईस्वी, तीसरा है द पीपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सन 1924 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आई ए रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आई ए रिचर्ड ने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आई ए रिचर्ड ने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रिचर्ड ने मन को क्या कहा है? रिचर्ड ने मन को आवेगों का तंत्र कहा है। रिचर्ड ने मन को आवेगों का तंत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, आई ए रिचर्ड ने काव्य के कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं, पहला है अपवर्ती कविता, दूसरा है अंतर्वेशी कविता। आई ए रिचर्ड ने काव्य के कितने भेद माने हैं? काव्य के 2 भेद माने हैं, पहला है अपवर्ती कविता, दूसरा अंतर्वेशी कविता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रिचर्ड ने भाषा के कितने प्रयोग बताए हैं? 2 प्रयोग बताए हैं, पहला है वैज्ञानिक प्रयोग, दूसरा है रागात्मक प्रयोग। रिचर्ड ने भाषा के कितने प्रयोग बताए? रिचर्ड ने भाषा के 2 प्रकार के प्रयोग बताए हैं, पहला है वैज्ञानिक प्रयोग, दूसरा है रागात्मक प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई ए रिचर्ड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आई ए रिचर्ड ने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रिचर्ड ने मन को क्या कहा है? आवेगों का तंत्र। क्वेश्चन नंबर 17, आई ए रिचर्ड ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं, पहला है अपवर्ती कविता, दूसरा है अंतर्वेशी कविता। क्वेश्चन नंबर 18, रिचर्ड ने भाषा के कितने प्रयोग बताए हैं? 2 प्रयोग बताए हैं, पहला है वैज्ञानिक प्रयोग, दूसरा है रागात्मक प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आई ए रिचर्ड के प्रमुख ग्रंथ का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ए रिचर्ड के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? आई ए रिचर्ड का प्रमुख ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक है। याद कर लीजिएगा, आई ए रिचर्ड के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आई ए रिचर्ड का पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। आई ए रिचर्ड का पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, टी एस इलियट का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। टी एस इलियट का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22, टी एस इलियट का पूरा नाम क्या है? टी एस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टीयर्स इलियट। टी एस इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टीयर्स इलियट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, आई ए रिचर्ड के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? आई ए रिचर्ड का प्रमुख ग्रंथ है फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक। क्वेश्चन नंबर 20, आई ए रिचर्ड का पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, टी एस इलियट का जन्म कहाँ हुआ? टी एस इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, टी एस इलियट का पूरा नाम क्या है? टी एस इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टीयर्स इलियट है। क्वेश्चन नंबर 23, इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इलियट ने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कॉलेज की पुस्तक का नाम क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरी। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की पुस्तक का नाम क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरी। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम? लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताइए? लिरिकल बैलेट्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम लिखिए? कॉलरिज, शेली, कीट्स। 3 विद्वान हैं, कॉलरिज, शेली, कीट्स। क्वेश्चन नंबर 27, किन्हीं 2 प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम? पहला है डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरे हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कॉलेज की पुस्तक का नाम क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम क्या है? लिरिकल बैलेट्स। क्वेश्चन नंबर 26, स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताइए? 3 विद्वान हैं, कॉलरिज, शेली, कीट्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, किन्हीं 2 प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम? पहला है नामवर सिंह, दूसरे हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, औचित्य के प्रमुख भेद कितने हैं? नाम उल्लेख कीजिए। छेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेद इस प्रकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। छेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेद इस प्रकार हैं: पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम,
आशीष के औचित्य संयोजन रूप वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त में से अनेक भेद अप्रासंगिक हो गए। औचित्य के प्रमुख भेद कितने हैं, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 27 किन्हीं दो प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम, डॉक्टर नामवर सिंह और दूसरे हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 औचित्य के प्रमुख भेद कितने हैं, नाम उल्लेख कीजिए। छेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेद इस प्रकार से हैं, पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार। नाम आशीष के औचित्य संयोजन रूप वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त में से अनेक भेद अप्रासंगिक हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का नाम लिखिए। सिगमंड फ्रायड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का नाम बताइए। पहले है सिगमंड फ्रायड, दूसरे हैं यूंग। क्वेश्चन नंबर 31 काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा शब्द जो है, प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। इसी प्रेरक तत्व को कारण या हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद बताए हैं। पहला है दंडी नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अभ्यास। दूसरा है रुद्रत एवं कुंटक, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। तीसरे हैं वामन, जिन्होंने बताया लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या प्रकीर्ण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 मन के तीन स्तर बताइए। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मन के तीन स्तर कौन से हैं, मन के तीन स्तर फ्रायड ने मन के तीन स्तर बताए हैं, जो है पहला चेतन मन, दूसरा चेतन मन और तीसरा अर्धचेतन मन। चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। दूसरा है अचेतन मन। अचेतन मन उसे कहते हैं जहाँ अहम या अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो पाती, तब भावनाएं कुंठित होकर इस स्तर में एकत्रित हो जाती हैं। और तीसरा है अर्धचेतन मन। यह चेतन का एक रूप होता है, इसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं एवं मनोविकार दबी रहती हैं। यह एक ऐसा मन है जिसमें चीजें याद करने से नहीं याद आती, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज याद कर सकती है। फिर से देखिए एक बार मन के तीन स्तर क्या है। मन के तीन स्तर फ्रायड ने मन के तीन स्तर बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन तथा अर्धचेतन मन। पहला चेतन मन। चेतन मन क्या होता है, चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। दूसरा है अचेतन मन। अचेतन मन उसे कहते हैं जहाँ अहम या अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो पाती, तब भावनाएं कुंठित होकर इस स्तर में एकत्र हो जाती हैं। तीसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या है, यह चेतन का ही एक रूप होता है जिसमें व्यक्ति के अधिकांश भावनाएं और मनोविकार दबे रहते हैं। ये एक ऐसा मन है जिसमें चीजें याद करने से नहीं याद आती, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज याद आ जाता है। क्वेश्चन नंबर